ईरान के मिसाइलों ने जिस तरीके से निशाना बनाया है उसके ऊपर इसराइल के अंदर काफी ज्यादा तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जो दिमोना का इलाका है वो इसराइल के जोहरी प्रोग्राम के बिल्कुल करीब वाक़या है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आपके पास 48 घंटे हैं। जी हाँ जी, आपके पास 48 घंटे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम ईरान के अंदर शदीद हमले करेंगे और तमाम जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का, पावर का, उसको सबको तबाह कर देंगे। कि अब यूरोप और अमेरिका के अंदर डिवाइड बहुत बढ़ गई है और जब तक ट्रंप नहीं जाएगा ताल्लुकात वैसे नॉर्मल नहीं हो सकते। ईद के दिन वहां पे पूरा शरीफ खानदान जाके बिमा अमले अपने मुलाजमीन के साथ जाके उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और अब ये ईद है, क्या इस ईद के ऊपर इमरान खान साहब के सारे खानदान की मुलाकात करवाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो फुटेज सामने आपको नजर आ रही है ये इसराइल की फुटेज है। ईरान की जानिब से इसराइल के शहरों को निशाना बनाया गया है। 100 से ज्यादा इसराइली निशाना बने हैं। कहा यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी हैं और ऐन मुमकिन है कि हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो। इस वक्त तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 10 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अब इसराइल के इन शहरों को ईरान के मिसाइलों ने जिस तरीके से निशाना बनाया है उसके ऊपर इसराइल के अंदर काफी ज्यादा तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जो दिमोना का इलाका है वो इसराइल के जोहरी प्रोग्राम के बिल्कुल करीब वाक़या है और ईरान की जानिब से वहां पे मिसाइल हमला करना बुनियादी तौर पे ये पैगाम देना है कि अगर आपने हमारी तंसीबात को निशाना बनाया तो आगे से उसका जवाब मिलेगा। आपने कल ही ये खबर सुनी होगी कि ईरान के एक जोहरी प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई और उसके जवाब में अब ईरान ने दिमोना को निशाना बनाया है। और ये जो मिसाइल फेंके गए ईरान की जानिब से, उन्होंने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर दिया। बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि वो जो एरिया है, दिमोना का जो एरिया है, वहां पे एक्स्ट्रा किस्म की प्रोटेक्शन की लेयर्स हैं। और फिर अगर आप ओवरऑल देखें इस वक्त हो रहा क्या है, जो इसराइली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी ने भी उसका जिक्र किया कि जो सबसे ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि पूरे खित्ते के अंदर डिफेंस सिस्टम्स हैं, रेडार सिस्टम्स हैं, मिसाइल बैटरीज लगी हुई हैं कि जो ईरान के मिसाइलों को, ड्रोन्स को काउंटर करती हैं, उनको गिरा देती हैं। लेकिन उसके बावजूद दिमोना जैसे शहर में अगर ईरान का मिसाइल पहुंच गया है तो ये काफी ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया पहले भी कि वहां पे इसराइल की जोहरी तंसीबात हैं और इसके साथ साथ फिजा के अंदर हर वक्त अमरीकी जहाज भी उड़ रहे हैं, इसराइली जहाज भी उड़ रहे हैं और उसके साथ साथ उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं खित्ते के अंदर, उनके जहाज भी उड़ रहे हैं। वो भी टारगेट करते हैं इन चीजों को, यानी जो भी चीज इसराइल की तरफ जारी होती है। और फिर जो समंदर में अमरीकी बहरी बेड़ा खड़ा है वहां से वो भी मिसाइलों को हिट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान के मिसाइल यहां तक पहुंच गए, बड़े पैमाने पर वहां पे तबाही हुई है। और ये हो रहा है तकरीबन 3 हफ्तों के बाद, यानी जब अमेरिका ये दावा कर रहा है, इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमने उनकी तमाम सलाहियतें खत्म कर दी हैं, वो किसी किस्म का आगे से हमें जवाब नहीं दे सकते, और उसके बाद ये मिसाइल आते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि ये मिसाइल वहां पे पहुंचे कैसे हैं, इनको रोका क्यों नहीं गया, किसी को ये नजर क्यों नहीं आए। और इसी तरीके से जो अमेरिका के त्यारे हैं उनको भी खित्ते के अंदर एक नया खतरा इस वक्त नजर आ रहा है और वो ये है कि जब वो लॉक होते हैं रेडार के ऊपर, जब कोई भी त्यारा हवा में उड़ता है और नीचे से कोई रेडार सिस्टम या कोई मिसाइल सिस्टम उसको लॉक करता है तो त्यारे को पता चल जाता है कि भाई इनकी मुझ पे नजर पड़ गई और अब ये मुझे हिट करेंगे। लेकिन इतलात इस तरह की आ रही हैं, जो मगरबी मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी जो त्यारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पायलट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें जब लॉक किया जाता है हमें पता नहीं चलता। और इसी की वजह से वहां पे उनका एक F-35 हिट हुआ, उसके साथ साथ एक इसराइली F-16 की खबर आ रही है, 3 F-15 पहले गिर के तबाह हुए थे। ये जो फुटेज आपको साइड पे नजर आ रही है जिसमें एक जहाज गिरता हुआ नीचे जा रहा है, अब ये बताया जा रहा है कि ये लेटेस्ट फुटेज है और इसके अंदर एक और F-15 निशाना बना है, किस जगह पे, कुवैत के ऊपर। अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को शेयर किया जा रहा है, लेकिन पहले जो 3 त्यारे थे वो तो कंफर्म हो गए। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही, क्या कोई ऐसा सिस्टम रूस ने ईरान को दिया है, क्या चीन कोई मदद कर रहा है। रूस के हवाले से अमेरिका को सबसे ज्यादा तहफुजात हैं। अमेरिका ने यह भी मुतालबा किया है कि भाई आप जो है उनके साथ किसी किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग ना करें। दूसरी जानिब जो तेल की गुजरगाह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको ईरान ने अभी भी ब्लॉक किया हुआ है। अगर ईरान की तमाम सलाहियत खत्म हो गई है तो कैसे ईरान ने उस पूरे रीजन को ब्लॉक किया हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आपके पास 48 घंटे हैं। जी हाँ जी, आपके पास 48 घंटे हैं, आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। अगर आपने 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला
तो हम ईरान के अंदर शदीद हमले करेंगे और तमाम जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का, पावर का, उसको सबको तबाह कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर बरतानवी एक वजीर का भी बयान आया है और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो धमकी है ये ट्रंप की अपनी जाती धमकी है, अमेरिका की धमकी है, हम इसमें शामिल नहीं है। भाई अगर आप इतने ताकतवर हैं ट्रंप साहब, तो अभी तक आप खुलवा चुके होते। दूसरी जानिब ईरान ने यह कहा है, ये जो मिसाइल हमला किया गया ईरान की जानिब से दिमोना पे, उसमें बुनियादी तौर पे मैसेज ये दिया गया है कि अगर आप हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, फिर ना इसराइल का कोई स्ट्रक्चर बचेगा, ना ही खित्ते के अंदर जो दीगर ममालिक हैं जहां पे अमरीकी अड्डे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बचेंगे, हम उनको भी हिट करेंगे। अब सऊदी अरब की जानिब से ईरान से काफी गिले शिकवे किए जा रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई आपके मुल्क में उनके अड्डे हैं, आपने इस मुकद्दस सरजमीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे क्यों दिए हैं? सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन के ऊपर भाई अमेरिका को क्यों अड्डे दिए हैं? बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई वो एक घड़ी थी, वो सऊदी हुक्मरानों ने दी थी, इमरान खान ने बेच दी, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो भाई ये भी तो पूछना चाहिए ना कि जी सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन के ऊपर अमेरिकी अड्डे क्यों हो? ये एक वो क्वेश्चन है जो ईरान वाले पूछ रहे हैं। पर एनीवे ये एक पुरानी बहस है, पहले भी इसके ऊपर बातचीत होती रही है, लेकिन अब सऊदी अरब ने ईरान के हवाले से एक इंपॉर्टेंट फैसला किया है और ईरानी सफारती अमले को अपने मुल्क से निकलने का हुक्म दिया है। 5 अरकान के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, किसी जगह पे 6 से 7 लोग भी रिपोर्ट हो रहे हैं। उन्हें यह कहा गया है कि भाई आप फौरन मुल्क छोड़ दें, जिसमें उनके मिलिट्री अटाशी भी शामिल हैं, और इन सब लोगों को पर्सोना नॉन डी ग्राटा करार दे दिया गया और फौरन मुल्क बदर करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। होता यह है कि जब किसी भी मुल्क का जो अमला नापसंदीदा करार दिया जाता है, फिर उसको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है। उसमें यह नहीं होता कि उनको कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके ऊपर कोई मुकदमा चलता है। लेकिन एनीवे सऊदी अरब ने ईरानी सफारती अमले को मुल्क बदर किया है, उन्हें कहा है कि भाई आप यहां से निकल जाए, और बुनियादी तौर पर यह रद्द अमल है जो ईरान की जानिब से उनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डों को टारगेट किया गया, दीगर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। ये सऊदी अरब का उसके हवाले से जवाब है। यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि अरब रियासतें जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला आवर हो जाएं। बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से। पहले अमेरिका को यह बड़ा जोम था कि एक हफ्ते के अंदर मामला हम निपटा देंगे, लेकिन अब जिस किस्म की सूरत हाल बनी है उसकी वजह से ट्रंप काफी ज्यादा परेशान है और अब उसने ये नई धमकी दी है 48 घंटे की, जिसमें अगेन यूरोप ने यह कहा कि भाई हम इसका पार्ट नहीं है। बल्कि एक साबिक फ्रांसीसी जर्नल ने टीवी पे बैठ के बड़ी सख्त बातें की, यहां तक कि गाली दे के कहा कि ये वही ट्रंप है जो कहता था ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, ये कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि जिस किस्म की बातें ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से की हैं, उसी दिन ये चीज वाजे हो गई थी कि अब यूरोप और अमेरिका के अंदर डिवाइड बहुत बढ़ गई है और जब तक ट्रंप नहीं जाएगा ताल्लुकात वैसे नॉर्मल नहीं हो सकते। आप अमेरिका अमेरिका कहते रहते हैं, लेकिन जो साजिशें यूरोप में तैयार होती हैं चुप करके ऐसे ऐसे करके, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब आप देखेंगे कि जो वो एक बड़ा रिलेशनशिप था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का यूरोप का, अमेरिका का, बरतानिया का, अमेरिका का, उसके अंदर आपको दरारें भी नजर आएंगी और बेहतरी तब नजर आएगी जब ट्रंप चला जाएगा और अगला जो प्रेसिडेंट आएगा वो पहली बात ये करेगा, भी आप नोट करके लिख लें, उसके पहले कामों में से ये होगा कि वो यूरोप के साथ अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर करेगा, अमेरिका की रिलेशनशिप को रिपेयर करेगा। एनीवे, अब जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि दबाव बहुत ज्यादा है ट्रंप के ऊपर, इसी वजह से वो जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि आप जंग का हिस्सा बने, वो यूरोपियन के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी उनकी जंग के अंदर कूदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तेल की कीमतें दुनिया भर में आपको पता है इससे मुतासिर हो रही हैं। ये आपने ईद पे देखा कि पाकिस्तान के अंदर खबर भी आई है, सामने डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जो रिकमेंड किया गया था कि फर्दर हाइक करें पेट्रोल की कीमत में, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब डीजल की प्राइसेस में भी कहा गया था, पेट्रोल की प्राइसेस में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को समरी भेजी गई थी कि भाई इसमें इजाफा कर दें, लेकिन उन्होंने ये समरी रिजेक्ट कर दी। अच्छा, अब ये उनको मेरे ख्याल में यूगोस्लाविया की हुकूमत ने भेजी होगी, इसलिए कि उनकी अपनी हुकूमत तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती ना कि वज़ीर-ए-आज़म को भेजे समरी। तो ये यूगोस्लाविया वालों ने कहा था कि इंक्रीज कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि रिजेक्ट कर दें। भाई अपनी हुकूमत है, खुद ही कहते हैं कि इंक्रीज कर दें, खुद ही कहते हैं जी हमने रिजेक्ट कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एनीवे, एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है वो सूडान से है। सूडान के अंदर एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है जिसमें कम से कम 64 लोग मारे गए हैं और 100 के करीब लोग जख्मी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट कर रही है, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये जो स्ट्राइक की गई है सूडान के अंदर, ये RSF की जानिब से की गई है,
जो एक मिलिटेंट ग्रुप है और जिसको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? यूएई की हुकूमत सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी। और हालिया जंग की वजह से आरएसएफ की जो असला की सप्लाई और दीगर जो चीजें थी उनमें कमी आई और उनको बहुत सारे मुकामात पर शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि यूएई अपने मसले में फंसा हुआ है, उस तरह वो उनकी सपोर्ट नहीं कर सक रहा। पर एनीवे आरएसएफ की स्ट्राइक के अंदर एक बताया जा रहा है कि ये कोई फौजी नोयत का ड्रोन था जिसके जरिए ये स्ट्राइक की गई और वहां पे 64 लोग इसमें मारे गए हैं। और 89 फिगर पहले रिपोर्ट हो रहा था और अब कुछ जगहों पे जो फिगर रिपोर्ट हो रहा है वो 100 के करीब है, जिसको WHO कह रहा है कि ये लोग जख्मी हुए हैं वहां पे। अच्छा, दूसरी जानिब जो गाजा अमन बोर्ड तो बन गया है, पीस बोर्ड जो बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त जो गरबे उर्दन है, जो वेस्ट बैंक है, वहां पे भी इसराइली सेटलर्स ने फलस्तीनियों के गांव के ऊपर, उनके कस्बों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। ये रात को घुस जाते हैं, उनके गांव के अंदर आग लगा देते हैं। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी फुटेजेस आ रही हैं। तो भाई गजा में तो अभी तक अमन कायम नहीं हुआ, वहां पे भी इनके हमले जारी हैं। बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, दीगर मुकामात पर इनके हमले जारी हैं। और गरबे उर्दन जो है, वेस्ट बैंक है, वहां पे तो हमास नहीं है। वहां पे क्यों ये इसराइली सेटलर्स जाके इस तरह गांव को जला रहे हैं, उनकी अमलाक को जला रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं? तो क्या गजा जो अमन बोर्ड है वो इसके ऊपर भी कोई तवज्जो करेगा? मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की है कि ये जो गजा अमन बोर्ड बनाया है एक तरह से ट्रंप साहब ने, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इसराइल की सहूलतकारी करना। बाकी ये है कि बहुत सारे ममालिक इस नीयत से इसमें शामिल यकीनन हुए होंगे कि जी गजा में जो नस्ल कुशी हो रही है उसको रोका जाए, लेकिन ट्रंप के होते हुए क्या आप समझते हैं कि ये कोई एक, जिसे आप कह सकते हैं, ये गैर जानिबदार कोई इदारा होगा और जिसमें फलस्तीनियों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? जो कुछ वो कर रहे हैं वहां पे वो पूरी दुनिया के सामने है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि गरबे उर्दन में, वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, वहां पे क्यों फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है? ये सामने आप खबर देख सकते हैं जनाब, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और खबर है ये अगस्त 2018 की। उर्दू न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ की जेल में ईद अहले खाना से मुलाकात। अब मैं इस खबर की थोड़ी सी आपको तफसील पढ़ के सुनाता हूं, फिर आगे असली खबर आपसे शेयर करते हैं। अब ये जो 2018 की खबर है, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा अडयाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वालदा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, खानदान के दीगर अफराद और स्टाफ के लोग मौजूद थे, यानी अमला भी, उनके नौकर या उनका जो भी स्टाफ था वो भी साथ मौजूद था, जिनकी उनसे मुलाकात हुई। शरीफ खानदान ने ईद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेल में मुलाकात की दरखास्त की थी। आईजी जेल खाना जात ने पंजाब हुकूमत को मुलाकात की दरखास्त से मुतल्लिक खत लिखा था। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मखसूस है। ईद के छुट्टी के बावजूद, यानी ईद की छुट्टी के बावजूद मुलाकात के लिए खुसूसी इजाजत दी गई। जी हाँ जी, ईद के दिन वहां पे पूरा शरीफ खानदान जाके बिमा अमले अपने मुलाजमीन के साथ जाके उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और अब ये ईद है, क्या इस ईद के ऊपर इमरान खान साहब के सारे खानदान की मुलाकात करवाई जा रही है? सिर्फ बच्चों से बताया जा रहा है कि बेटों से टेलीफोन के ऊपर बातचीत करवाई गई है। उस हवाले से भी ये कहते हैं कि जी वो बेटे इधर आएंगे तो वो सियासी इसमें शिरकत करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। और मेरे ख्याल में बेटों ने भी ट्वीट इसलिए नहीं की है कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत को कोई बहाना मिले। उनकी कोशिश है कि हमें वीजे मिले, हम आए और आके अपने वालिद से मिलें। लेकिन ऐसे ईद के मौके के ऊपर इनकी मुलाकातें करवाई जाती थी। उससे पहले भी जब ये कैद थे और उसके बाद भी, तब भी सहाफी भी जाके इनसे मिलते थे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को किस कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, उनकी कितनी मुलाकातें खानदान से करवाई जा रही हैं, ईद के ऊपर उनको नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई या नहीं दी गई, वो भी आपके सामने। अब यही वजह है कि ये मसला आलमी सतह पे भी डिस्कस हो रहा है। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये डैनियल हैनान का ट्वीट है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, जी हाँ जी, ये बरतानवी लॉर्ड हैं। और अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि जुमेरात, यानी आने वाली जुमेरात को हम डिस्कस करेंगे बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कि इमरान खान साहब को किस हालत के अंदर जेल में रखा गया। उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो लिखते हैं कि देयर विल बी ए debate in the House of Lords on Thursday on the continuing detention of Imran Khan, whichever party you support। उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, इट्स outrageous to incarcerate a man for 2.5 years। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई इश्तियाल अंगेज है, इंतहाई मुज़ायका खेज है, इंतहाई जुल्म है कि आपने एक शख्स को तकरीबन 2.5 सालों से जेल में रखा हुआ है। सिंपली, मतलब वजह क्या है? सिंपली
बिकॉज ही वुड विन ए फ्री इलेक्शन, कि उसने एक जो इलेक्शन जीत लिया, सिर्फ इस वजह से वो जेल में है क्योंकि वो इलेक्शन जीता है। ये बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड हैनन जो है वो अपनी ट्वीट के अंदर इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आने वाली जो जुमेरात है उस पर, यानी उस दिन हम इसके ऊपर बहस करेंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई क्या ये तरीका मुनासिब है कि आपने एक बंदे को 2.5 साल से जेल के अंदर रखा हुआ है और उसके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात हैं वो सारे सियासी नौयत के इल्जामात हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालत यह है कि मैं देख रहा था एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप काफी ज्यादा वायरल है कि जिसमें कोई खातून जिक्र कर रही है कि खान साहब को जेल में रखा गया, तो एक बड़े सीनियर शख्सियत हैं शोबिस से उनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि बच्ची ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा पहले भी होता है। इससे ज्यादा क्या कोई भोंडी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि एक चीज गलत पहले भी होती रही तो अब भी होती रही। और ये बात अक्सर मैं टीवी पे देखता हूं कि लोग कह रहे होते हैं कि जी ये कोई पहली दफा थोड़ा हो रहा है। तो भाई अगर पहली दफा नहीं हो रहा तो क्या आप नहीं चाहते कि आखिरी दफा हो, आगे से दोबारा किसी के साथ ना हो? और अक्सर सीनियर लोग जो है वो इस किस्म की बात करते हैं कि भाई इनको तो पता ही नहीं है। मसला ये है कि भाई अगर ये पहली दफा नहीं हो रहा तो जब आप जवान थे, जब आपके दौर में ये हो रहा था, आप उस वक्त आवाज उठा लेते तो शायद अब ये ना होता। जब आपका फेलियर है तो फिर अगली नस्ल उसके ऊपर बात करती है। आज अगर आपके निजाम के अंदर कोई फेलियर है, वो जनरेशन जी की वजह से या दीगर जो लोग हैं जिनकी उम्र 40-50 साल से कम है उनकी वजह से नहीं है। ये जो आज फेलियर है ये उनकी वजह से है जिन्होंने इस मुल्क को फेल किया, जो पिछली नस्लें। ये कहते हैं जी नई नस्ल बदतहजीब हो गई है, गैर शाइस्तगी का मुजाहरा करती है। भाई आपने उनको दिया क्या है? आप आज उनको ये बता रहे कि भाई ये तो हमारे दौर में भी ऐसे ही होता था, नाइंसाफी होती थी, आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी, तुम भी इसको बर्दाश्त करो। तो ये आपकी टोटल फिलॉसफी है, ये आपके टोटल नजरियात हैं। तो अगर आपके पास दलील ये है कि जी पहले भी ऐसे होता था अब भी आप ऐसे होने दें, तो फिर इसकी दलील को तो हम सलूट ही मार सकते हैं दोनों हाथों से, और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। पर एनीवे, गलत जब भी हो वो गलत है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पावर ऐसे ही बिहेव करती है, पावर के अंदर ऐसे ही किया जाता है, इस दौर में भी ये होता था, खान साहब के दौर में भी ये होता था, उस दौर में भी वो होता था। भाई हम तो पावर में नहीं है ना, हमें तो हर दौर के अंदर जो गलत होता है वो गलत के ऊपर बात करनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान के दौर में हो, मियां साहब के दौर में हो, जरदारी साहब के दौर में हो, जिसके साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो मियां साहब के साथ हो, जरदारी साहब के साथ हो, खान साहब के साथ हो, आम पाकिस्तानी के साथ हो, तो जिसके साथ भी जिसके भी दौर में ज्यादती हो, हमें तो उसमें कहना चाहिए कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर दलील रह गई है कि जी ऐसा ही होता है और आप भी बर्दाश्त करें, तो ये तो कोई दलील ना हुई। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ईद के मौके के ऊपर मियां साहब की पूरी फैमिली जाके मिली, इधर जो है बल्कि उनके मुलाजमीन भी साथ थे, खबर के अंदर लिखा हुआ है स्टाफ का अमला भी साथ था। लेकिन यहाँ पे खान साहब से कितनी फैमिली की मुलाकात करवाई गई वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खान साहब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी जेलों में हैं। अब्दुल लतीफ चतराली साहब जेल में है, साहबजादा हामिद रजा साहब जेल के अंदर है, एक बड़ी तादाद है उनके कारकुनों की, उनके लीडरान की। शाह महमूद कुरैशी ये दुनिया का वो वाहिद बंदा है, शाह महमूद कुरैशी, जो मुकदमात से बरी होके भी जेल में है। ये एक अनोखी चीज है। देखिए ना, बहुत सारे लोगों के हवाले से हम कहते हैं कि जी वो उनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, ये है, ये इस किस्म के भोंडे मुकदमे उन पे चलाए जा रहे हैं, इस वजह से वो जेल में। तो शाह साहब जो हैं वो तो मुकदमात से बरी होके भी जेल में है, उनकी भी जमानत का मामला आगे नहीं बढ़ा। इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वो भी जेल के अंदर बंद हैं। उन्होंने ईद के मौके के ऊपर जेल से एक पैगाम भी भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम जमीर के कैदी हैं और एक बार फिर ईद की नमाज की अदायगी के बगैर गुजरी हुई ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया। यानी अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद के मौके के ऊपर इन शख्सियात को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, लेकिन उन्होंने कौम को ईद की मुबारकबाद भी दी है और यह भी कहा है कि हम जमीर के कैदी, और साथ साथ इसराइल और अमेरिका जो ताकत के नशे में बरादर इस्लामिक मुल्क ईरान पर हमला कर रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है। और उन्होंने कहा कि मशरक़ वुस्ता का कारोबारी अमन तबाह हो चुका है, तेल के बहरान ने दुनिया को तहवाला कर दिया है। ऐसे में ईरानी क़यादत की उन्होंने तारीफ की है, जो वहां पे लोग शहीद हो रहे हैं उनकी तारीफ की है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जरूरत है इकबाल के मर्द हुर की, मर्द कलंदर की, जिसने कलंदराना नारा लगाया कि क्या हम कोई गुलाम हैं। तो बुनियादी तौर पे वो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं कि भाई इस वक्त अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसा लीडर होता तो चीजें बेहतर तरीके से टैकल की जा सकती थी। एनीवे, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ऑपोजिशन कुछ कहेगी, हुकूमत कुछ कहेगी, लेकिन जो सुनने वाले, देखने वाले, जो अवाम है वो खुद इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं।
इसी तरह ईद के मौके के ऊपर जैसा मैंने अर्ज किया कि दीगर जो इंपॉर्टेंट कायदीन हैं उनके पैगामात तो सामने नहीं आ सके, लेकिन वो लोग भी जेलों में हैं, जिस तरह साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, चेतराली साहब उनके एमएनए हैं, दीगर उनके लोग हैं, वो सारे भी जेलों के अंदर हैं और उनको पता नहीं ईद पढ़ने की इजाजत मिली है या नहीं मिली। लेकिन इन मोज़े शख्सियात ने कहा है कि जिस तरह खान साहब को ईद पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, यानी ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई, इन लोगों को भी ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई इंतजामिया की जानिब से। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।